नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 14वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के 3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम रखते हैं, जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 देने जा रहे हैं तो आपके लिए हमने एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया है। संपूर्णता के साथ एक ही जगह से समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये जो हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स है आरओ एआरओ मेंस के लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके हमें इस नंबर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए और 10 से लेकर के 5 बजे तक 6 बजे तक आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी वो आपको दे दी जाएगी। इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी हम लोग एक टेस्ट सीरीज संचालित कर रहे हैं। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो तो इसी नंबर पे लोअर पीसीएस लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न हमेशा की तरह एंशिएंट हिस्ट्री से है। तो समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हरिकेशर द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलता है और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम मिलता है। तो पूछा यह जा रहा है कि इन दोनों कथनों में से कौन कौन से सही है। तो इन दोनों कथनों में से दोनों के दोनों कथन ही सही है। तो यहाँ पर जो है व्याख्या लिखी गई है, आप इसे देख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहाँ लिखी गई हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। दूसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं और अशोक से संबंधित कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला कथन ये है कि अपने अभिषेक के 90वें वर्ष देवताओं के प्रिय राजा प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक ने अपने अभिषेक के 12वें वर्ष में थम यात्रा प्रारंभ की। अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में थम महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे फैक्ट्स इसमें पूछे गए हैं। कठिन प्रश्न ये है और इसमें से एक कथन सत्य नहीं है, उसे ही हमें छांटना है। तो अशोक ने अपने अभिषेक के 12वें वर्ष की जगह 10वें वर्ष में ही थम यात्रा को प्रारंभ किया था और इसलिए ये कथन गलत है। तो दूसरे का हमारा भी गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी व्याख्याएं लिखी है। अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में जनता के बीच थम के प्रचार प्रसार के लिए थम महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की और 10वें वर्ष थम यात्रा को प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। तो मराठों के उत्कर्ष किन किन कारणों से मराठों का उत्कर्ष संभव हुआ, यह पूछा जा रहा है। तो भौगोलिक स्थिति या सुरक्षा, उच्च नेतृत्व और राजनीतिक जागृति। तो देखिए ये सभी के सभी ही मराठों के उत्कर्ष में सहायक रहे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बताना होगा तो सबसे महत्वपूर्ण है छत्रपति शिवाजी महाराज का चमत्कारिक व्यक्तित्व। तो यहाँ पर व्याख्या लिखी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को संदर्भित करता है। तो हीनयान जो शाखा है बौद्ध धर्म में, उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। 3 कथन है। तो यह आत्मदीपो भवः के सिद्धांत को मानता था, यानी हीनयान।
यह आशावादी दृष्टिकोण रखता था और यह बोधिसत्व पर विश्वास करता था। तो यह आत्म दीपो भव के सिद्धांत को नहीं मानता था। इस सिद्धांत को कौन मानता था? बौद्ध धर्म की एक दूसरी शाखा महायान। तो 2 और 3 सही हैं और इसलिए सी इसका उत्तर है चौथे का। तो यहां पर बहुत सारी जानकारियां हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई, और यहां पर आप देखें तो बौद्ध धर्म के जो 2 शाखाएं हैं उसमें से महायान के बारे में भी लिखा गया है और हीनयान के बारे में भी यहां लिखा गया है। तो सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता है, अर्थात आत्मदीपो भव के सिद्धांत को महायान मानते थे। आगे बढ़ेंगे, 5वें प्रश्न पे आ गए हैं हम। बारिंद कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया? तो क्रांतिकारी आंदोलन से पिछले मार्क टेस्ट में ज्यादा प्रश्न नहीं थे, तो ये एक अच्छा प्रश्न आ गया है। अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, वत्री समिति और साधना समाज। तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर पहचान लिए होंगे, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था और इसका गठन बंगाल में बारिंद कुमार घोष ने किया था। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। अगले प्रश्न पर हम आ गए, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ ही ये प्रश्न है। बारदौली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सत्याग्रह इस क्षेत्र के मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस वापस लेने के विरोध में किया गया था और इस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बताना है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो निश्चित रूप से यह सत्याग्रह इस क्षेत्र के मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस वापस लेने के विरोध में किया गया था। यह गलत है, यह तो अहमदाबाद मिल आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो यह सही है। वहां की महिलाओं ने सरदार पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह करके पुकारा, तो वहीं से इनको उपाधि मिली। तो छठे का हमारा केवल 2 सही है और इसलिए छठे का उत्तर है बी। आइए व्याख्या देखें। तो बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। 1918 का अहमदाबाद आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने मिल मालिकों के विरुद्ध मजदूरों के हितों के रक्षार्थ आंदोलन किया था। 7वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। एक विशेष कारण से हमने इस प्रश्न को लिया है। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और उधम सिंह। जल्दी से इसका उत्तर बताइए, और ये उत्तर तो गलत नहीं होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था। तो शेरे पंजाब व पंजाब केसरी नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था और इन्होंने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। तो यहाँ बहुत सारे फैक्ट्स लाला लाजपत राय से जुड़े हुए दिए गए हैं, आप पढ़िएगा। हम आगे बढ़ेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो एक से अधिक जोन्स कहां पर हैं? मुंबई, कोलकाता। मुंबई और कोलकाता दोनों, न तो मुंबई और न ही कोलकाता। तो इसका उत्तर है मुंबई और कोलकाता दोनों में एक से अधिक रेलवे अंचल हैं। तो भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन और 73 डिवीजन्स हैं। कोलकाता एवं मुंबई में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय स्थित हैं। तो सेंट्रल रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय बंबई में है। इसी प्रकार कोलकाता में पूर्वी रेलवे और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। 9वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आष्ट्रिक समूह की भाषा है? कठिन प्रश्न हो गया। मराठी, लद्दाखी, खासी, तमिल। तो खासी आष्ट्रिक समूह की भाषा है।
तो भाषाओं के परिवार हैं। आइए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखें। तो भारतीय जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली आष्ट्रिक समूह की भाषाएं हैं खासी, संथाली, मुंडारी और भूमिज आदि। तमिल भाषा द्रविड़ समूह की प्रमुख भाषा है, जबकि मराठी भाषा यूरोपियन समूह से संबंधित है। तो भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से 4 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इंडो यूरोपीय या भारोपीय परिवार, तो हिंदी, इंग्लिश सब इसमें आ गया। द्रविड़ तो दक्षिणी राज्यों की भाषाएं, आष्ट्रिक परिवार व चीनी तिब्बती परिवार। 10वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशु चारण का कार्य करती है? बोरो, मसाई, पिग्मीज, एस्किमो। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। मसाई जनजाति पशु चारण का कार्य करती है। तो मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दक्षिण केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में निवास करते हैं। ये जनजाति यायावार पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करती है। इस प्रकार इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी पशुपालन ही है। 11वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन से संस्थान द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो इसका उत्तर बताइए। 20 का उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारत के स्थलाकृति मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1967 में की गई थी। इंडियन पॉलिटी का प्रश्न आ गया है। कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32। अब देखिए इन सब के बारे में मौलिक अधिकार पढ़ते समय नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, लेकिन शुरू होगा 14 से और समाप्त जो है जाकर के कर दिया जाएगा 30 के ही आसपास। ठीक है, तो इन सब की बात नहीं होती है और इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके स्क्रीन पर है। तो ये अनुच्छेद 33 में इसके बारे में बात किया गया। देखिए ये सब जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस है, खुफिया एजेंसियां हैं, इनके मौलिक अधिकारों को जो है संसद कानून बना करके कम कर सकती है, क्योंकि ये इस तरीके के चीज़ों से जुड़े हुए हैं जिसमें मौलिक अधिकार के पूर्णतया मौलिक अधिकार का ये दावा नहीं कर सकते। इनका काम ही इसी तरह का है। तो अनुच्छेद 33 में इस बारे में लिखा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 13वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन करना है। कुल 4 कथन दिए गए हैं। इसमें से कौन कौन से कथन असत्य हैं ये पूछा जा रहा है। कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी? यह अधिकार अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को प्राप्त है? नहीं, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। वन राज्य सूची का विषय है? नहीं, वन समवर्ती सूची का विषय है, तो यह गलत है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अनुसूची 6 का संबंध जनजातीय क्षेत्रों से है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है। इसका मतलब डी 13 का उत्तर है। तो आइए देखें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य संघीय क्षेत्र के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य संघीय क्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज कर सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची का प्रावधान है, तो वन समवर्ती सूची का विषय है। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य पर्यावरण संरक्षण उनको बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे और देश भर में जंगलों व वन जीवों की सुरक्षा के लिए भी कार्य करेगा। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है।
14वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। तो जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल इसका उत्तर है। तो उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल द्वारा जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और अधीनस्थ न्यायालय का जिक्र संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 से 237 में किया गया है। 15वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र है और दूसरे तरफ राज्य है। तो कौन सा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो थाल है, ये तो महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें काकरा पार, जो कि काफी फेमस है, तो ये गुजरात में है। और इस आधार पे अगर हम उत्तर देखें तो ए का 3 हमको 2 जगह मिलता है, डी और बी में, और सी का 2 हमको मिलता है डी में। तो ये डी ही उसका उत्तर है। तो थाल महाराष्ट्र, मनुगुरु आंध्र प्रदेश, काकरापार गुजरात और कैगा कर्नाटक। 16वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। मिशन शक्ति ए सेट के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं। सावधानी से पढ़ते हैं और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर दूर की कक्षा में अपने एक उपग्रह को ध्वस्त कर एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। बिल्कुल सही। यह सफलता भारत को उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में लाता है जो उपग्रह विरोधी हथियार रखने का दावा करते हैं। बिल्कुल सही। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस ने अब तक इस क्षमता का प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। भारत द्वारा 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि का उल्लंघन किया गया है, इस कार्य के द्वारा नहीं किया गया है। तो इसमें से 4 तो असत्य है। तो 16 का हमारा उत्तर है 1, 2, 3 सत्य। आइए व्याख्या देखें। तो ये अंतरिक्ष बाहरी संधि क्या है, इसी को हमें जो है समझना है। तो बाहरी अंतरिक्ष भारत सरकार के आधिकारिक बयान के द्वारा विश्व समुदाय को अवगत कराया गया कि 1967 की बाहरी संधि का उल्लंघन भारत द्वारा नहीं किया गया है। बाहरी संधि, अंतरिक्ष संधि एक कानूनी इकाई है और 1966 में महासभा की ओर से कानूनी दस्तावेज के रूप में आई थी। जनवरी 1967 में 3 डिपॉजिटरी सरकारों, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षर के लिए संधि खोली गई और अक्टूबर 1967 में यह लागू की गई। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान ने मंगल ग्रह पर जून 2019 में गैसों का बुलबुला देखा था? तो नासा, जैक्सा, EASA, इसरो। तो इसका उत्तर है नासा। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्यूरोसिटी रोवर यान से मंगल ग्रह पर गैसों के बुलबुले देखे। मंगल ग्रह पर मीथेन गैसों का बुलबुला लगातार बन रहा है। वैज्ञानिक इसे लाल ग्रह पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का संकेत मान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 18वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से कौन से एक क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इन्फ्लुएंजा वायरस के क्षेत्र में कार्य करने के लिए रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं। तो अमेरिका के डॉक्टर रॉबर्ट वेबस्टर को 12वें वार्षिक ब्रिस्टल मायर्स पुरस्कार उनके इन्फ्लुएंजा वायरस के उद्गम, विकास एवं नियंत्रण करने के उपायों की खोज के लिए वर्ष 2002 में दिया गया था। तो ये पूरी कहानी इनसे जुड़ी हुई नीचे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में दूध का उत्पादन 2018-19 में, ध्यान दीजिए, 2018-19 में 187.7 मिलियन टन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है? तो 394 ग्राम प्रति व्यक्ति भारत में दूध की उपलब्धता है।
आइए व्याख्या देखें। तो 2017-18 के अनुसार 375 ग्राम, 2018-19 के अनुसार 394 ग्राम। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। वर्ष 2018-19 में कुल दूध उत्पादन 187.7 मिलियन टन, 6.5% वार्षिक वृद्धि। तो यहाँ पर वर्ष के अनुसार दूध उत्पादन और अंडा उत्पादन, प्रति व्यक्ति उपलब्धता और प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता लिखी गई है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी नवरत्न की श्रेणी में आती हैं। तो कंपनियों को, जो सरकारी कंपनियां हैं, उनको 3 तरह की श्रेणी दी जाती है। एक तो महारत्न, एक नवरत्न और एक मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी है, मिनी रत्न टाइप ए और मिनी रत्न टाइप बी। तो नवरत्न से प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, और इसका जो हमारा उत्तर है वो है 1, 2, 3, 4, 5, यानी बी हमारा इसका उत्तर है। तो देखिए, अभी हाल ही में 2 नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो पहले महारत्न कंपनियां भारत में कुल 8 थीं, जो कि अब 10 हो गई हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और पावर ग्रिड पहले नवरत्न थी। तो उस समय कुल भारत में 8 महारत्न और 16 नवरत्न कंपनियां थी, लेकिन 16 में से 2 नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा दे दिया गया, और इसलिए अब 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत में और नवरत्न कंपनियां 14 हैं। उनकी लिस्टिंग यहां पर दी गई है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। 21वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का सही क्रम क्या है? बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, बलरामपुर, बदायूं, बहराइच, श्रावस्ती, बदायूं, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। तो बी श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं श्रावस्ती पहले नंबर पे है, बहराइच दूसरे नंबर पे है, बलरामपुर तीसरे, ऐसे है। और इनकी साक्षरता दर क्या है वो भी यहाँ पे लिखा गया है। अब आ गए हम 22वें प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। तो ये यूपी स्पेशल से प्रश्न है। प्रयाग महोत्सव, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है प्रयाग महोत्सव तो प्रयाग में ही होगा। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो ए का तो 2 होगा, आइए पहले यहीं देख लें। तो देखिए ए का 2 ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी से हमें उत्तर मिल गया। तो कभी कभी प्रश्न इतने भी आसान होते हैं, हालांकि हर बार ही इतने आसान होते हैं ये मैं नहीं कहता, लेकिन दिमाग को खुला रख करके ही एग्जाम हॉल में काम करना चाहिए। किसी प्रश्न को देखते ही डरना नहीं चाहिए, बस इतना ही मैं समझाता हूँ। प्रयाग महोत्सव इलाहाबाद, राम बारात उत्सव आगरा, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, सावन झूला अयोध्या। इसमें से फंस कहाँ सकते थे आप? अगर दिमाग लगाते तो राम बारात उत्सव आप कहीं ना कहीं अयोध्या से कनेक्ट करते, तो यहां पर ये नहीं चल पाता, ये आगरा है, ठीक है। तो कभी कभी इस तरीके में गलतियां भी होती हैं, ये भी सही है। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। तो 26 अगस्त को ये मनाया गया, ये हमारा उत्तर है। तो अमेरिका में महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया। इसे अमेरिका में महिलाओं को मिले मतदान के संवैधानिक अधिकार को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो 50 सालों तक चली लड़ाई के बाद अमेरिका में महिलाओं को 26 अगस्त 1920 के दिन वोटिंग का अधिकार मिला। तो ये सोचिए कि अब खुद को विकसित राष्ट्र कहने वाले ये लोग महिलाओं को कमतर मानते थे और उनको वोटिंग का अधिकार नहीं देते थे, जबकि अमेरिका में कब से राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है लेकिन वोटिंग नहीं मिली हुई थी। 26 अगस्त 1920 को ये मिला, ठीक है। और भी जानकारी इसमें से जुड़ी हुई दी गई है। 24वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान 4.0 के तहत
कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है सी, कुल 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी गई है। तो इन नए मार्गों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता इस बार दी गई है। तो इस योजना के तहत यानी उड़ान के तहत 766 हवाई मार्गों को अभी तक मंजूरी दी जा चुकी है। उड़ान के चौथे दौर को सितंबर 2019 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ शुरू किया गया है। अब हम आ गए आखिरी प्रश्न पर। हाल ही में मारिके लुकास रिजनवेल्ट को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग होता है, से सम्मानित किया गया। वे किस देश से हैं? तो ये नीदरलैंड से हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में पढ़ा जाए। तो नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ट को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1991 में इनका जन्म हुआ था। ये सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है इस पुरस्कार को जिसने जीता है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए प्रदान किया गया है और इस पुस्तक को पहली बार डच में 2018 में प्रकाशित किया गया था, डच भाषा में, जिसका अंग्रेजी अनुवाद मिशेल हचिसन द्वारा किया गया और इसीलिए ये जो पुरस्कार मिला है कि लेखक और अनुवादक के बीच में बांटा जाएगा। इस प्रकार से ये मॉक टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अपना स्कोर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो इस हिसाब से इसे लाइक डिसलाइक जरूर करिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।